माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी एक बहस के सिलसिले में, आपको पता ही होगा, तेलंगाना वाले केस में एक टिप्पणी की है। अभी वो रूलिंग तो नहीं आई है, डेट लगी है उसमें। उसमें ये कहा है, विचार प्रकट किए हैं कि अंतर जातीय विवाहों में हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगेगा। यहां विचार करने का प्रश्न ये है कि ऐसे मसले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचते हैं। ये मूल बात तो है नहीं वहां पे, किसी ऑनरेबल हाई कोर्ट या किसी जिला कचहरी से संबंधित मामला ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा। जो स्थापित कानून है हमारे देश का, उसके बारे में बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी राय क्यों देनी पड़ती है। हिंदू मैरिज एक्ट डेफिनेशन सेक्शन 2 है शायद, डिफाइंड क्लियरली कि किस किस पे लगेगा। वो तभी लगेगा जब दोनों पक्ष हिंदू होंगे और हिंदू रीति रिवाज से ही शादी हुई होगी, तभी हिंदू मैरिज एक्ट प्ले करेगा। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लगेगा अगर शादी क्रिश्चियंस के बीच में हो रही है और क्रिश्चियन विधि से हो रही है। मुस्लिम शरीयत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम मोहम्मदन लॉ, ये किताबें जरूर है लेकिन वो भी शायद मुल्ला साहब की हैं जिसमें कमेंट्रीज वगैरह हैं। मुस्लिम का कभी स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बना है अब तक। एक 1935 में शायद मुस्लिम विमेन मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट जरूर आया था, लेकिन उनका कोई भी, जैसे हमारे हिंदू लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, वैसे उनका कोई अपार्ट फ्रॉम देयर रिलीजियस सेइंग कोई लॉ नहीं बना है। तो मुस्लिम का शरीयत के मुताबिक होगा, निकाह भी वैसे ही होगा, तलाक भी वैसे होगा। हिंदुओं में शादी एज पर हिंदू राइट्स एंड रिचुअल्स होगा, जिसमें सप्तपदी जरूर होता है। अगर सप्तपदी नहीं है तो वो मैरिज वाइड होती है। और हमारे यहाँ सजाती है, सपिंडी है और कुछ बार्स हैं, वो भी प्ले करती हैं। अगर वो फॉलो नहीं की गई हैं या उनके विरुद्ध में शादी की गई है तो या तो मैरिज वाइड होगी, वाइड एब इनिशियो, या फिर वाइडेबल होगी। तो इस बात को दोबारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं किसी निम्न अदालत में कुछ ना कुछ जो स्थापित तथ्य है, जो सत्य है, जो कानून है, उस पर कुछ ना कुछ शायद निर्णय गलत दिया गया होगा, तभी ऐसे मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। देखिए, हर आदमी की सोचने की शक्ति अलग हो सकती है, दिमाग अलग हो सकता है, आईक्यूज अलग हो सकते हैं, और कानून का जो विवेचना है वो भी अलग हो सकती है। इसलिए हमेशा नए नए रूल्स आती हैं और कानून भी बहता हुआ पानी बदलता रहता है। हर बार नए तथ्य होते हैं, नया कानून बनता है, नई बातें उठती हैं, उस पर नए रूलिंग्स आती हैं, हम लोग पढ़ते हैं, कुछ माइलस्टोन्स होती हैं। लेकिन इम्यूनिटी जैसे मिली हुई है जुडिशरी को, वो शायद कुछ ज्यादा है। अगर कोई तथ्यों के विरुद्ध, कोई बिल्कुल स्थापित तथ्यों से, स्थापित कानूनों से, स्थापित विधियों से अलग जजमेंट देते हैं, तो निश्चित तौर पे वो अपीलेट कोर्ट में, हायर कोर्ट में निश्चित तौर पे बदल दी जाती हैं। लेकिन साथ में जो बिल्कुल अलग गलत तरह जजमेंट दिए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की रूलिंग्स की अवहेलना करके दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लोअर जुडिशरी की समाप्त की जाना चाहिए। और जैसे हर विभाग में होता है, चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे इवन हमारे पार्लियामेंट्री भी होते हैं, अगर कोई गलत कर रहा है काम तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो निश्चित तौर पे अगर कानून के विरुद्ध, कोई स्थापित कानून के विरुद्ध या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई माइलस्टोन जजमेंट है,
उसके विरुद्ध में अगर कोई कार्य करता है कोई, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ, जैसे दफ़ा 7 पुलिस रेगुलेशन एक्ट में होती है, और IAS ऑफिसर्स की, इवन IPSS की, इवन मिनिस्टर्स तक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो वैसे कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे होना चाहिए, तभी सुधार हो पाएगा। वेल एस्टेब्लिश जो जजमेंट्स है, और योगेंद्र सिंह वाला जजमेंट 1994 में आया था, अभी तक नहीं फॉलो किया जा रहा। 41 एंड 41A CRPC का। तो जो लोअर कोर्ट है, मजिस्ट्रेट्स कोर्ट है, अगर 3 साल के तक के 7 साल तक की सजा है, उसमें पुलिस वाले गलती करते हैं, पकड़ के ले आते हैं बगैर, विदाउट फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, 41A और द रूलिंग ऑफ जोगिंदर सिंह एंड अदर रूलिंग्स, मैनी अदर रूलिंग्स। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर और कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के खिलाफ न करते हैं। जैसे सिद्धार्थ वाली रूलिंग आई है, अभी सुरेंद्र अंतिल वाली रूलिंग आई है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? कितने लोग जो ग्रुप ABCD बनाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं लोअर कोर्ट्स में उसको? क्या सेक्शन 88 पे कोई बिल हुई उसके बाद? तो इन बातों को चेक किया जाना चाहिए। ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ बना देता है तो मैंडेटरी हो जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए उसको फॉलो करने के लिए, और ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर कोई कानून बनाता है, बाइलस्टोन रूलिंग देता है, कोई व्यू प्रकट करता है कोई, तो उसको फॉलो करना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए अधिकारियों की। विजिकल ऑर्डर्स ना हो, प्रायः हो रहे हैं, लोअर कोर्ट में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। क्लाइंट नहीं जा सकता रोज सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और अगर इस तरह से कुछ कार्रवाई कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो कानून से हट करके, जो स्थापित कानून से अलग जा करके, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को अवहेलना करके, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रूल्स को अवहेलना करके जो कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का वजन कम हो जाएगा, जो वो उनके ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है समय मुकदमों का, वो कम हो जाएगा। स्थापित कानून को मानना चाहिए लोअर कोर्ट्स को, ये बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ना हो, इम्यूनिटी मिलनी चाहिए उन लोगों को, उनको मिलनी चाहिए जो सत्यनिष्ठा से कार्य कर रहे हैं, जो कानून के हिसाब से कानून कर रहे हैं। अगर कोई कानून के हिसाब से या कम पढ़ लिख करके, रूलिंग पढ़ना वकीलों की जिम्मेदारी है, तो साथ में जजेस की भी है। रूलिंग सर्कुलेट होती हैं, भजन लाल सर्कुलेट हुई है, योगेंद्र सिंह हुई है, सिद्धार्थ हुई है, हुसैन खातून हुई थी, पहले कदरी पहाड़िया हुई थी, तो उनको फॉलोअप कहाँ है? तो इसलिए इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो बोझ है, जो रोज 482 होती है, रोज निगरानियाँ होती हैं, रोज SLPs होती हैं, हज़ारों होती हैं, 3:30 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को उठ के पढ़ना पड़ता है, उसके बाद भी जजेस पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी डिस्पोजल नहीं हो पाता क्योंकि बंडल ऑफ केसेस बन गए हैं। तो स्थापित कानून को लोअर कोर्ट्स को मानना चाहिए, अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद।